खुद हमने अब रशियन जबान में वो सारे जिहादी लिटरेचर और मटेरियल प्रिंट कराते थे। कराची में मैं प्रिंट कराता था। आईएसआई और अफगान मुजाहिदीन के साथ मिलकर हम उनको स्मगल करते थे ताजिकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, ताकि वहां पर हम बगावत बर्पा करवा सके। मैं खुद ताजिकिस्तान सरहद तक गया उनको लेकर, और रूस टूटने के फौरन साथ साथ ही ताजिकिस्तान भी आजाद हुआ। यह किरदार है। जब हमने ये बात कही कि पाकिस्तान की रियासत को फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए भरपूर सामान भेजना चाहिए, हत्ता कि उनकी हिफाजत के लिए मुसल्लह फ़ौजी दस्ते और पाक फ़ज़ाइया को भी जाना चाहिए, तो इस पर बहुत सारे लोगों ने हम पर एतराज़ किया कि पाकिस्तान आपसे संभाला नहीं जाता है, कश्मीर को आप आज़ाद नहीं करा सके, गरीब मुल्क हम हैं, हम पर FATF की पाबंदियाँ लग जाएंगी, पाकिस्तान के पास कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है फ़लस्तीन तक जाने का, हमें क्या पड़ी है हम फ़लस्तीनियों के प्लीज़ सामान भेजें, अपना ही घर संभाल लें तो बड़ी बात है, हम तो बेगर्स कांट बी चूज़र्स। इस किस्म की शर्मनाक बातें की गई कि यकीन कीजिए एक पाकिस्तानी मुसलमान की हैसियत से मेरा सर शर्म से झुक गया। अच्छा, यही बात कही कि हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त जो तुर्कों की मदद की थी, उस वक्त जो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई थी, आज तक दुनिया में इज्जत हमारी इस वजह से है कि हमारे बड़े वो काम कर गए थे। पाकिस्तान बनता है, कायद उस वक्त इसराइल जैसी बनता है, कायद आज़म ने 2.5 लाख राइफलें खरीद कर अरबों को भिजवाई यहूदियों के खिलाफ जंग करने के लिए। जितना पैसा इकट्ठा करके भेज सकते थे पैसा भिजवाया गया। उस वक्त पाकिस्तान बना था, महाजिर आए थे, हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, हम कर्ज लेके गुजारा कर रहे थे। अमीर मुसलमानों ने चंदे दिए थे रियासत पाकिस्तान को चलाने के लिए। बबोल के कांटों से कागज जोड़ा जाता था कि पेपर पेन के पैसे हमारे पास नहीं थे। उस वक्त कायदे आजम ने 2.5 लाख राइफलें खरीद के फलस्तीन भिजवाई। इंडोनेशिया जंग आजादी लड़ रहा था, हॉलैंड का कब्जा था इंडोनेशिया के ऊपर। कायदे आजम ने 500 हिंदुस्तानी मुसलमान सिपाहियों से कहा, ब्रिटिश आर्मी के, कि तो वो जो उस वक्त गए बर्मा गए हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए, उनका नुमाइंदा आया कायदे आजम के पास हुक्म, उन्होंने कहा निकल जाओ सीधा इंडोनेशिया और हॉलैंड के खिलाफ जंग करो। और आज भी अगर आप पाकिस्तान में इंडोनेशिया की एम्बेसी का पेज खोलें तो सबसे ऊपर द ब्रेव 500 की कहानी, हम इमोशनल हो जाते कि वो दलेर लोग थे। उन्होंने ये नहीं सवाल किया, उन 500 में से एक भी वापस नहीं आया। वक्त होते हैं तारीख के जब जरूरतमंदाना फैसले करने होते हैं। यही पाकिस्तान आर्मी थी, यही ISI थी, यही पाकिस्तानी कौम थी जिसने सोवियत यूनियन के खिलाफ एक महाज कायम किया, चट्टान की तरह खड़े हो गए जाके। और यही पाकिस्तान आर्मी और ISI थी जिन्होंने मुजाहिदीन को इकट्ठा किया, पूरी दुनिया से स्ट्रैटेजी बिल्ड की। उसके बाद अफगानिस्तान में न सिर्फ सोवियत यूनियन को तोड़ा बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया को आजाद कराया। मैं उस वक्त अफगान जिहाद में शामिल था। खुद हमने रशियन जबान में वो सारे जिहादी लिटरेचर और मटेरियल प्रिंट कराते थे। कराची में मैं प्रिंट कराता था। ISI और अफगान मुजाहिदीन के साथ मिलकर हम उनको स्मगल करते थे ताजिकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, ताकि वहां पर हम बगावत बर्पा करवा सके। मैं खुद ताजिकिस्तान सरहद तक गया उनको लेकर, और रूस टूटने के फौरन साथ साथ ही ताजिकिस्तान भी आजाद हुआ। यह किरदार है पाकिस्तान का। आज पाकिस्तान में कुछ कमीने हरामखोर कहते हैं कि हमने गलती की, सोवियत यूनियन को न रोकते अफगानिस्तान में, जिहाद की मदद करके हमने बहुत गलती कर दी। अगर रूस बैठा होता अफगानिस्तान में उस वक्त से लेकर आज तक, आप जरा फिर सोचें क्या होता। क्या वो बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में दाखिल ना हो चुका होता? क्या सेंट्रल एशिया आजाद होता? क्या दुनिया का नक्शा आज बनता? जो किरदार पाकिस्तान का है, जो बड़े कह गए थे कि पाकिस्तान की हां और ना में दुनिया के फैसले होंगे, ये तो हो रहा है अभी भी। चाहे हम चाहें या ना चाहें, पाकिस्तान को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अब आए फलस्तीन की तरफ। यह कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान यह कहे कि हम फलस्तीन की मदद नहीं करेंगे? लोगों ने बहाने हमसे यही किए, रास्ता ही नहीं है हमारे पास जाने का। ओ बेशर्मो और बगैर तो डूब मरो कहीं भी जाके। इसका क्या मतलब है रास्ता नहीं है? मिस्र की सरहद मिलती है फलस्तीन के साथ, तुर्की की सैकड़ों एजेंसीज वहां काम कर रही हैं, सरकारी तौर पर तुर्की रेड क्रिसेंट वहां काम कर रही है, दुनिया के सारे मुल्क वहां इमदाद पहुंचा रहे हैं। तुम क्यों नहीं पहुंचा सकते? और फिर पाकिस्तान नेवी ये काम करती रही है, पाकिस्तान पूरी कौम ये काम करती रही है। सुनामी आई कहीं पे इंडोनेशिया मलेशिया में, कहीं सुनामी आ गई थाईलैंड बैंकॉक में जाके, श्रीलंका में तूफान आता है। अभी पाकिस्तान नेवी के जहाज हजारों टन खुराक लेकर गए, अफ्रीका के मुल्कों में तकसीम की है हमने। जहां कहीं जलजला सैलाब आता है, हम यहां से जहाज भर भर के खैमे और दवाइयां और खाना पीना बेचते हैं। करते हैं या नहीं करते? पूरा पाकिस्तान हर साल हम ये कर रहे होते हैं। ये दुनिया में मुल्कों को करना होता है। ये
एटमी ताकत है, पूरी दुनिया की क़यादत अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखी हुई है। लिया जाना था काम तुझसे दुनिया की इमामत का, यह इकबाल हमें सिखा कर गए थे। लेकिन शाहीनों के बसेरों में कव्वे और चीले और गिद्ध रहना शुरू हो गए आज, जहां शाहीनों को बसना था। हम हमेशा से करते रहे यह काम, आज भी कर रहे हैं। महीना 2 महीना पहले पाकिस्तान नेवी के जहाज गए खुराक लेके पूरी दुनिया में तकसीम करने के लिए। हम फलस्तीन क्यों नहीं जा सकते? होता जुर्रत का यही मकाम होता है, जब फलस्तीन कौम और उम्मत मुस्लिम और तारीख याद रखेगी आने वाली सदियों में कि जब मुश्किल वक्त पड़ी पाकिस्तान सबसे आगे था। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को इज्जत देना चाहता है, ये जमीन से चिपके चले जाते हैं, इज्जत रास नहीं आती इनको। आप पाकिस्तान आर्मी का नेवी का शिप भेजें, एक शिप है आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे डिफेंसेस हम कमजोर हैं, खराब हैं, हम डिफेंड कर सकेंगे एक शिप इसराइल के आगे या नहीं, सेंड द शिप, सप्लाईज के साथ भेजें, देखें इसराइल उसको रोकता है या नहीं रोकता, रोक के दिखाए। और तरीका उसका यह होगा, यहां से फिर आप उसको थ्रेट करें, अलायंस, यू मेक एन अलायंस विद टर्की, यू मेक एन अलायंस विद हिजबुल्लाह, विद ईरान, विद इजिप्ट। और आपके अपने पास अल्लाह ताला ने न्यूक्लियर वेपन्स आपको दिए हैं। याद रखिएगा एक बात, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको रिस्पेक्ट करे, याद रखिएगा ये बात, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको रिस्पेक्ट करे तो इसराइल और इंडिया को जलील करके रखें, इनको दबा के रखें, इनको थ्रेट करके रखें। वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट यू, अमेरिकन्स विल रिस्पेक्ट यू, योर एनिमीज विल रिस्पेक्ट यू। हमारे यहां यह माइंडसेट है कि हमने अगर इसराइल के खिलाफ कुछ किया तो अमेरिका पाबंदी लगा देगा। अमेरिका तो खुद अब जहन्नुम में जा चुका है। स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी आप बिल्ड करें। अमेरिका की जरूरत नहीं है पाकिस्तान पर हमला कर सके, जब आपके स्ट्रेटेजिक अलायंसेस अब चाइना के साथ हैं, रशिया के साथ हैं। बाज़ औक़ात आपको जरूरतमंदाना फैसले करने पड़ते हैं, चाहे आप कितने खौफजदा क्यों ना हो। जब फरवरी में बालाकोट में आके इंडियन अटैक करके गया था तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे शदीद प्रेशर था कि रिस्पॉन्ड आपने करना। ये खौफजदा भी थे कि जी जंग एस्केलेट कर जाएगी, फुल फ्लेज वॉर शुरू हो जाएगी, हमारे पास वेपन्स नहीं है, हथियार नहीं है, फ्यूल नहीं है, कितना अरसा चल सकेंगे हम। अगर कौम का प्रेशर, फिर भी कोशिश करते रहे कि जंग ना हो, इधर उधर बम गिरा दिए कि दुश्मन को ज्यादा चोट ना आए, करना तो पड़ा आपको। टर्की पूरी दुनिया में चीख चीख के मुसलमान दुनिया से कह रहा है हमें एक मिलिट्री अलायंस बनाना है बैतुल मक़दस शरीफ की हिफाजत के लिए। बुज़दिली और बेगैरती और बेशर्मी का सबक क्यों पढ़ाते हैं अपनी कौम को? हर हाल में हमें तुर्की के साथ एक डिफेंस अलायंस करना है। अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, अगर आपकी मईशत कमजोर है तो आपका डिफेंस मजबूत है, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जुर्रतमंदाना स्ट्रैटेजी बिल्ड करें। किसी के बाप की मजाल नहीं है पाकिस्तान को रोक सके। आप कहें कि हम टर्की के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर रहे हैं, वील गिव न्यूक्लियर प्रोटेक्शन टू टर्की, ईरान से बात करें, ईरान शामिल हो जाएगा इसके अंदर। कतर ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया इसराइल के खिलाफ, कुवैत ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया, मुसलमान मुल्कों का ब्लॉक बनाए, एग्रेसिवली मुसलमान मुल्कों की फोर्स बनाए, लेके जाए नेवल फ्लोटेला। मजाल नहीं है इसराइल की कि रोक सके पाकिस्तानी नेवल शिप्स को, न्यूक्लियर में एक थ्रेट करें इसको, अगर तुमने हमारे शिप को रोका वी विल लॉन्च अ न्यूक्लियर स्ट्राइक। बेगैरती और बुज़दिली जब तक आप कमजोरी दिखाते रहेंगे या आपके ऊपर से लेट के बुलडोजर गुजारते रहेंगे,